नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा। जैसे प्रकाश में हमने पहले परावर्तन की बात की थी पहले वाली वीडियो में, और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी हम उन्हें इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए और आराम से बैठिए और प्रॉपर नोट बनाइए। आपको जिस तरीके के नोट हम दे रहे हैं आपको शायद ही यूट्यूब पर कहीं और हिंदी मीडियम के मिलेंगे। तो आप आराम से बैठिए, हर एक चीज को कवर किया जाएगा और इस वीडियो के बाद आपको प्रकाश के अपवर्तन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि हम पिछली वीडियो में करते आ रहे हैं, उन्हें भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? बहुत सिंपल है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो, बहुत ही शानदार और बहुत ही सरल भाषा में सारे नोट तैयार किए गए हैं ताकि आपको न तो याद करने में कठिनाई आए और ना ही आपको समझने में कोई कठिनाई आई। तो आप प्रॉपर देखते चले जाइए, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो प्रकाश का अपवर्तन मतलब हुआ कि जब कोई भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित, मतलब मुड़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो, आप माना ये 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 माना शीशा है, ग्लास बोलते जिसे, और ये ऊपर हवा है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आई, इस तरीके से आई, अब यहाँ पे पड़ के पहले तो ये ऊपर इस बार मतलब इस वाले माध्यम में थी। किस माध्यम में? वायु के माध्यम में। अब जैसे ये शीशे में एंटर हुई तो इसकी जो गति है वो थोड़ा सा कम हो गई और ये हल्का सा मुड़ गई ऐसे, जबकि इसे जाना ऐसे था, सीधे सीधे इस तरीके से। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण ये होता है कि जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। मतलब जैसे हवा में प्रकाश की चाल अलग होगी, पानी में अलग होगा, जो ग्लास होता है मतलब शीशा होता है उसमें अलग होगा। तो हर एक चीज में, हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और वही उसका प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। ठीक है, अब माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो आपको समझना जरूरी है कि माध्यम के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब वो है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप इस तरीके से समझिए। विरल माध्यम मतलब जब माध्यम, मतलब जो ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण दूर दूर होते हैं। तो अगर कण दूर दूर होंगे तो प्रकाश सीधे गति करेगा और उसकी गति भी बहुत ज्यादा होगी, तो उसे कहा जाता है विरल माध्यम। जैसे हवा है, तो हवा में जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए जो प्रकाश है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो उसी को हम विरल माध्यम बोलते हैं। दूसरा है सघन माध्यम। सघन माध्यम का मतलब हो गया जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। मतलब जहां पे ऐसा माध्यम जिसमें उसके कण बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, जैसे कांच हो गया, तो आपने देखा होगा कांच के कण बहुत नजदीक होते हैं, या जल हो गया उसके कण बहुत नजदीक होते हैं, तो उसी को हम सघन माध्यम कहते हैं। तो आपको समझ आया होगा विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। आगे आपके पास है जो किरण के मुड़ने के कुछ नियम होते हैं, ये आपको समझना है। तो क्या नियम होते हैं? पहला जो है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब जब विरल माध्यम मतलब जहां पे प्रकाश की गति अधिक होती है, और सघन माध्यम मतलब जहां पे कम होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी गति परिवर्तन होगी, मतलब उसकी गति कम हो जाएगी, और अगर गति कम होगी तो वो हल्का सा मुड़ जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ है जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहला है, तो इस केस में जो आई होता है वो आर से बड़ा होता है, बात करेंगे हम अभी। सेकंड है, जब
सघन माध्यम, जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये आपके पास मान लो शीशा है, कांच, और ये वायु है। तो जैसे ही यहां से प्रकाश किरण जा रही है, अब जैसे ये एंटर करेगी किसमें, जैसे ये कांच में प्रवेश करेगी, इसकी गति कम हो जाएगी तो ये ऐसे चली जाएगी नीचे को, जबकि इसे जाना ऐसे चाहिए था। समझ पा रहे हो आप? अब अभिलंब का मतलब है कि जहां पर ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहां पर अगर मैं एक सीधी रेखा खींच दूं तो आपको दिखेगा कि ये अभिलंब की ओर झुक जा रही है। देखो, ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वहां से नीचे को आ गई है। तो इसी को कहा जाता है प्रकाश, मतलब जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और देखो, इसी के विपरीत अगर ये सघन माध्यम में, अब माना ये उल्टा यहां से चल रही है और विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसे ऐसे जाना चाहिए पर ये ऐसे दूर हट जाएगी। तो ये दो नियम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जब कोई भी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब उसके बाद है अपवर्तन के नियम। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः दो नियम है। पहला आपतित किरण। आपतित किरण मतलब होता है जो किरण ये वाली है, जो ये वाली किरण है, इसे बोलते हम आपतित किरण। अपवर्तित किरण जिसमें अपवर्तन हो रहा है, ये वाला, ये जो किरण है इसे अपवर्तित बोलते हैं। और तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब मतलब इसकी बात हो रही है, ये सीधी रेखा जो आपको दिख रही होगी, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को कहा जाता है इसका प्रथम नियम। तो ये है आपका प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों आपतन बिंदु पर एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, पहला। और दूसरा जो द्वितीय नियम है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, बहुत जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है? प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए जो आपतन कोण की ज्या होती है और अपवर्तन कोण की ज्या होती है, इनका अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होगा? कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक के बराबर होगा। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। समझ गए आप? तो किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के लिए जो आपतन कोण की ज्या होती है मतलब साइन आई होता है, और अपवर्तन कोण की ज्या होती है मतलब साइन आर होता है। इनका जो अनुपात होगा, जो बटे में लिखा हुआ है अनुपात, ये हमेशा कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। तो दो नियम है अपवर्तन के। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, किसी भी निश्चित रंग और माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है या स्थिर होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये था आपके पास अपवर्तन कोण के नियम। अब आपके पास आता है यहाँ पे अपवर्तनांक क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक यह दर्शाता है कि कोई माध्यम प्रकाश की किरण को कितना मोड़ने की क्षमता रखता है। मतलब जो भी माध्यम होता है वो प्रकाश की किरण को कितना मोड़ता है, मतलब कितना अपवर्तित कर सकता है, उसी को बोला जाता है अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक यह दर्शाता है कोई माध्यम प्रकाश की किरण को कितना मोड़ने की क्षमता रखता है, मतलब कितना मोड़ पाता है, उसी को बोला जाता है अपवर्तनांक। अब दो टाइप का होता है यहाँ पे, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सापेक्ष तो बड़ा सिंपल सा है कि जब किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को व्यक्त किया जाता है तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे n21 लिखा हुआ है, इसका मतलब है माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। तो बड़ा सिंपल है, एक माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उसी को बोलते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। तो इसमें क्या होता है, किसी माध्यम का निर्वात में
प्रकाश की चाल, मतलब जो भी माध्यम होता है उसका निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे सापेक्ष में आपको दिख रहा होगा माध्यम एक कोई सा भी हो सकता है और माध्यम दो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष में माध्यम वन हमेशा वायु या निर्वात होगा। तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब जो दूसरा माध्यम है वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो पहला माध्यम होगा वो हमेशा या तो वायु होगा या निर्वात होगा, उसी को बोला जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ गए आप? तो अपवर्तनांक मतलब किसी भी माध्यम की किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। दो प्रकार का है, मतलब दो है ये। पहला है सापेक्ष, जब किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहा जाता है? सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और दूसरा है निरपेक्ष, मतलब जब किसी माध्यम का निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पहला माध्यम होगा या तो वायु होगा या निर्वात होगा। समझ पाए आप? तो ये है आपके पास निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगला आपके पास है कांच की आयताकार सिल्ली से अपवर्तन कैसे होता है। आपको दिख रहा होगा एक स्लैब, पूरा ये पूरा ब्लॉक दिख रहा है, ये कांच का है पूरा। तो इससे कैसे होता है? तो जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब से गुजरती है तो दो बार अपवर्तन होता है। आपको दिख रहा होगा जैसे ये है, अब ये वायु है, ये वाला जो माध्यम दिख रहा होगा ये वायु है। तो जब ये वायु से ग्लास में जाता है, मतलब कांच में जाता है, तो देखो अविलंब की ओर मुड़ रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है अविलंब की ओर मुड़ रहा है। और सेकंड बार ये किस में जा रहा है? कांच से वायु में जा रहा है। तो ये जब जाएगा तो ये अविलंब से दूर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला, दिख रहा? तो एक बार यहाँ पे इसका अपवर्तनांक, एक बार यहाँ पे इसका अपवर्तन हो रहा है और एक बार इस बिंदु पे इसका अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चित्र जरूर बनाना है अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये किरण है इसे सीधे ऐसे आना चाहिए, जो डैश डैश करके दिखा रखा है। तो जो ये वाला आपको दिख रहा होगा, जो ये वाली किरण है इसे बोलते हैं हम निर्गत किरण। क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। और ये है मूल आपतित किरण, और इनके बीच का जो विस्थापन है या जो दूरी है उसे बोलते हैं हम पार्श्विक विस्थापन। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हो? तो आपको दिख रहा होगा कि जो भी निर्गत किरण का मतलब जिस किरण का दो बार अपवर्तन होता है उसे बोला जाता है। तो आपको दिख रहा होगा ये एक बार यहाँ पे हो रहा है, इसका यहां से आया और ये अविलंब की ओर झुक गया और फिर यहां से यहां पर हो रहा है। तो ये जो किरण निकली है इसे बोलते हैं निर्गत किरण, और ये है मूल किरण। तो लिखा हुआ है निर्गत किरण मूल आपतित किरण के समांतर होती है, लेकिन वह अपने पथ से थोड़ी खिसक जाती है। इसी दूरी को क्या बोला जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपतन कोण होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपतन कोण है, ये किसके बराबर होता है? निर्गत कोण, ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास आयताकार सिल्ली से अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो आपको समझ आया होगा कि जो ये प्रकाश किरण आ रही है इसका दो बार अपवर्तन हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है और एक बार यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसे निर्गत किरण कहते हैं और ये मूल किरण है, और इनके बीच का जो अंतर आपको दिख रहा होगा या जो दूरी दिख रही होगी उसी को बोला जाता है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, आगे आपके पास है गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। जो गोलीय लेंस होते हैं उससे अपवर्तन किस प्रकार होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो गोलीय लेंस होते हैं वो किससे प्राप्त किए जाएंगे? गोले से प्राप्त किए जाएंगे। गोलीय लेंस का मतलब ही होता है ऐसे लेंस जो गोले से प्राप्त किए जाते हैं। तो लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है या है जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। तो आपको दिख रहा होगा जो पहला वाला आपको दिख रहा है, पहला होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल। इसी को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है। देखो उत्तल लेंस क्या होता है? ये बीच में मोटा होता है, आपको दिख रहा होगा, बीच में मोटा है और किनारों से पतला है, तो इसी को बोला जाता है उत्तल लेंस। अब इसे अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर जो भी किरणें पड़ेंगी, आपको दिख रहा होगा ये किरणें पड़ रही हैं, ये उन सबको एक बिंदु पर
इकट्ठा करता है। यहाँ पे देखो ऐसा आ रही है सारी, तो इसे बोला जाता है अभिसरित, मतलब अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्या होता है? यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तल लेंस पर पड़ने वाले जितनी भी किरणें होती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ये अपवर्तन के बाद सारी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। जहां पे आपको दिख रहा होगा F2 है, दिख रहा है ये वाला। तो ये आपके पास उत्तल लेंस। अगला आपके पास है अवतल लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं हम अपसारी लेंस। अवतल लेंस क्या होगा? जस्ट उल्टा है, जो बीच से पतला होता है, आपको दिख रहा होगा बीच से पतला है, और किनारों से कैसा है? ये मोटा है, तो इसे बोला जाता है अवतल लेंस। और इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस मतलब क्या होता है? जो भी किरणें इस पर जाती हैं, आपको दिख रहा होगा जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही हैं, ये उसे अपसरित मतलब फैला देता है। देखो ऐसे ये किरणों को ऐसे फैला दे रहा है, तो इसे बोला जाता है अपसारी लेंस। समझ पाए आप? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं या जितनी भी जो किरण होती है वो अवतल लेंस पर पड़ती है, तो ये उसे अपसरित कर देता है, मतलब फैला देता है। और अगर आप इसे पीछे खींचोगे देखो, तो ये फोकस पर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इसकी हम आगे बात करेंगे। अगला आपके पास है लेंस की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उस पर बात है। तो पहला आपके पास वक्रता केंद्र क्या होता है? बहुत सिंपल है, जैसा हमने वहां पे किया था बिल्कुल वैसा यहां पर भी है। तो आपको पता है, अगर मैं आपको समझाऊं कि एक लेंस ये है, आपको दिख रहा होगा एक लेंस ये है, लेंस बोल रहा हूं मतलब एक गोला ये है और एक गोला ये है, तो आपको दिख रहा होगा ये बीच वाला ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये कौन सा लेंस बना रहा है? उत्तल लेंस बना रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहां भी इसका केंद्र होगा जिसे हमने C2 माना, और यहां इसका केंद्र होगा जिसे हमने C1 माना हुआ है। अब आपको समझाता हूं मैं। देखो इसमें लिखा हुआ है लेंस की दोनों गोलाकार सतहें जिन काल्पनिक गोले का भाग होता है उन गोलों के केंद्रों को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो आपको समझ आया होगा कि ये जो लेंस है ये एक तो इस वाले गोले का भाग है और एक इस गोले का भाग है। तो इन गोलों के जो केंद्र होते हैं, जिसे मैंने C1 C2 कहा है, उसी को क्या बोलते हैं? इसका वक्रता केंद्र। और लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो आपको समझ आया होगा क्यों, क्योंकि ये दो गोलों से मिलकर बनता है। एक को हम C1 बोलते हैं और एक को C2 बोलते हैं। समझ पाए? अगला है आपके पास मुख्य अक्ष क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, एक काल्पनिक सीधी रेखा जो दोनों लेंसों के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, उसी को क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। ठीक है, अगला है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशिक केंद्र होता क्या है? लेंस का वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। मतलब आपको ऐसे समझाता हूं मैं, जैसे ये है, ये दिख रहा है आपको, ये लेंस है, माना कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस है। तो इस लेंस का जो मध्य बिंदु होता है ये वाला यहाँ, तो यहां से अगर कोई भी रेखा जाएगी, चाहे वो ऐसे जा रही है, चाहे वो ऐसे जा रही है, चाहे वो ऐसे जा रही है, तो उसमें अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे गुजर जाती है। उसी को बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। तो आपको समझ आया होगा प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। मतलब ये एक तरीके से लेंस का मध्य बिंदु होता है। जैसे हमने पढ़ा था, जो दर्पण था उसके मध्य बिंदु को हम बोल रहे थे पोल, जो मध्य बिंदु था ये वाला। तो ऐसे ही यहां को बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अगला आपके पास है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है? सेम वही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे बोलता है मुख्य फोकस। मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा? तो ये सारी मुख्य अक्ष के समांतर जारी रेखाएं जो आपको दिख रही होगी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये अपवर्तन के बाद कहां पे मिल रही है? इधर मिल रही है, इस बिंदु पे। इसी को क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है अवतल लेंस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जितनी भी किरणें होती हैं अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बोला जाता है मुख्य फोकस। मतलब उत्तल लेंस में तो साफ साफ दिखती है, लेकिन अवतल लेंस में
ये साफ नहीं दिखती है। जो अभी बात कर रहा था मैं, ये क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेखाएं होती है उसे फैला देती है। अब ये इधर से मुड़ने से रही, तो इससे हम अगर पीछे खींचेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिलती है सारी। तो ये होता है मुख्य फोकस, ठीक है, किसका, अवतल लेंस का। आगे आपके पास है फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी क्या होती है, जो प्रकाशिक केंद्र होता है और मुख्य फोकस होता है उसके बीच की दूरी को कहा जाता है फोकस दूरी। इसकी बात हो रही है। अगर मैं इसे ऐसे समझा दूं, जैसे ये है, ये माना आपके पास लेंस है, ठीक है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र और ये है फोकस, तो इनके बीच की जो दूरी होगी इसी को बोला जाता है फोकस दूरी। और लास्ट आपके पास द्वारक क्या होता है। तो द्वारक मतलब होता है लेंस के उस प्रवाही भाग का व्यास जिससे होकर प्रकाश गुजरता है। मतलब ये वाला पार्ट जो दिख रहा होगा तुम्हें, इस वाले पार्ट, तो जहां से भी प्रकाश गुजरेगा उसे बोला जाएगा उसका द्वारक। जहां से, द्वारक का मतलब है जो द्वार से, जिस द्वार से प्रकाश गुजरता है, ठीक है। आगे आपके पास लेंस से बनने वाले नियम क्या हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने दर्पण में किया। अगर आपको दर्पण वाला समझ आया होगा तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस वहां पे परावर्तन हो रहा था, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा। किस तरीके से, देखिए, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f2 से गुजरेंगी और अवतल लेंस के f1 से आती हुई प्रतीत होती है। आपको दिख रहा होगा, देखो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो रेखा जा रही है, जैसे अपवर्तन हुआ कहां से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है। ऐसे यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर है। अब ये क्योंकि किरणों को फैलाता है तो ऐसे फैला देगा, लेकिन अगर मैं इसे पीछे खींचूं यहाँ पर, तो ये f1 से जाती हुई प्रतीत हो रही है, ये f1 है, ठीक है। तो पहला नियम ये है, जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण होगी वो अपवर्तन के बाद हमेशा फोकस से होके जाएगी, पहला। दूसरा है जस्ट इसका उल्टा, जो भी, ये वाला दूसरा है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, आपको दिख रहा होगा, जो भी मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण है वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका उल्टा है, जस्ट मुख्य फोकस से गुजरेगी तो अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। ऐसे यहां भी है, ये है, तो जैसे ही अगर आप इसे आगे खींचोगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, लेकिन इसका जो मुख्य अक्ष होता है आभासी होता है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी। ये है दूसरा नियम, ठीक है। तीसरा और जरूरी नियम कि लेंस के प्रकाश, जो प्रकाशिक केंद्र होता है उससे गुजरने वाली जो भी रेखा उससे गुजरती है, जो भी किरण उससे गुजरती है, वो सीधे निकल जाती है, उसमें अपवर्तन नहीं होता है, जो मैंने आपसे बात करी थी। तो जो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, इससे कोई भी किरण जाएगी तो उसमें अपवर्तन नहीं होगा, सीधे गुजर जाएगी। ऐसे ही अवतल में भी होता है। तो एक उत्तल का है और एक अवतल का है, ठीक है। तो ये है आपके पास जो नियम है। पहला नियम आपको समझ आया होगा, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो हमेशा फोकस से जाएगा। दूसरा, जो फोकस से जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा, जो प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है तो उसमें अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधे निकल जाएगा। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप इनमें प्रतिबिंब, किसी भी आलेख का प्रतिबिंब बनाओगे। अब जैसे उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब कौन कौन से हैं, देखो बहुत सिंपल है। ये वाला इसमें गलत हो गया, ये नहीं आना चाहिए था इसमें। इसे हम हटा देते हैं। ये आपको मैं बना के दिखा देता हूं, देखो। जब वस्तु अनंत पर हो, पहला, तो वस्तु अनंत पर आपको दिखाता हूं मैं, देखो ये आपके पास है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये आपका मुख्य अक्ष है। ये आपका O होगा, आपको बताया मैंने, ये होगा आपका F2, ये होगा आपका F1, ठीक है। यहां पर होता है 2F1,
2f1 का मतलब होता है जो C1 है उसी को 2f1 बोलते हैं हम, जो वक्रता केंद्र की बात करी मैंने, और यहाँ पर होता है 2f2, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब अनंत पर कोई वस्तु हो, अनंत पर अगर आपने वस्तु रखी हो, तो आपको पता है कि जो रेखाएं आएंगी वो हमेशा समांतर आएंगी, इस तरीके से आएंगी रेखाएं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। तो आपके जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां पर बनेगा, ये है पहला वाला। अब आप ध्यान से देखो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, तो कहां पर होगा, F2 पर होगा, जो बात करी हमने यहाँ पे F2 पर। कैसा होगा, अत्यंत छोटा होगा, बहुत छोटा है बिंदु के आकार का, और किस प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ये है पहला, जब वस्तु कहां रखी हो आपने, अनंत पर रखी हो। दूसरा है जब वस्तु 2f1 से परे हो, मतलब इसके बाहर हो। तो अगर इसके बाहर आपको दिख रहा होगा, तो आपको हमेशा इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक रेखा हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है तो कहां से होके जाएगी, फोकस से, ये आपको बताया मैंने अभी, तो ये फोकस से होके जाएगा, आपको दिख रहा होगा। और एक हमेशा प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। तो जहां भी ये दोनों रेखाएं मिलेंगी वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। आपको इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे इस तरीके से समझो जैसा आपको मैं समझा रहा हूं। कैसे, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी वहीं पर आपकी प्रतिबिंब या इमेज बनेगी। तो आपको दिख रहा होगा कहां पर बन रहा है, F2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। तो पहला स्थिति कैसी होगी, F2 और 2f2 के बीच में। दूसरा, छोटा होगा आकार, क्योंकि ये बड़ा है तो ये उससे थोड़ा छोटा है। और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा, आपको दिख रहा होगा उल्टा है और वास्तविक है। समझ पाए आप। अगला आपके पास, जब वस्तु 2f1 पर हो, आपको दिख रहा होगा ये है 2f1। तो जब वस्तु को आपने 2f1 पर रखा है, तो वही चीज पहला मुख्य अक्ष के समांतर रेखा जाएगी। तो ये है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जा रही है। और दूसरा कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होते जाएगी। तो जहां पर भी मिलेंगी वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको दिख रहा है कहां मिल रही है, 2f2 पर मिल रही है, ठीक है। तो स्थिति कैसी है, 2f2 पर। वस्तु का आकार कैसा है, वस्तु के बराबर है, आपको दिख रहा होगा यहां पर जितना है उतना ही यहां पर भी है। और तीसरा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये है जब आपने वस्तु को 2f1 पर रखा हो, ठीक है। तीसरा, जब f1 और 2f1 के बीच में हो, दिख रहा होगा आपको ये f1 है और ये 2f1 है, अगर इसके बीच में हो तो बात सेम वही चीज है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, और जहां पर ये दोनों मिलेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी या वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, जो प्रतिबिंब है वो 2f1 से बाहर बनेगा, दिख रहा होगा ये 2f1 है, इससे बाहर बन रहा है। दूसरा, बड़ा होगा, आवर्धित बहुत बड़ा है इससे, देखो ये छोटा है, इससे बहुत बड़ा हो रहा है। और तीसरा, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ये है जब आपने F1 और 2f1 पर रखा हो। देखो सब में एक ही चीज आ रही है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और एक प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। और अगर आपको नियम पता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी F2 से, और जो प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है तो उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, तो वो सीधी जाएगी। और जहां पर भी ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ऐसे अगला आपके पास, जब कहां पर रखा हो आपने, वस्तु को F1 पर रखा हो, ये F1 है, तो आपको दिख रहा है एक मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और एक प्रकाशिक केंद्र से जा रही है। तो आपको दिखेगा कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में मतलब समांतर हैं, ये कहीं नहीं मिलने वाली। तो अगर हम मानते हैं कि समांतर है तो कहां मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। तो पहली स्थिति है ये अनंत पर मिलेगी। दूसरा, अगर अनंत पर मिलेगी तो इसका आकार बहुत बड़ा होगा, तो अत्यधिक बड़ा लिखा हुआ है। और तीसरा, प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और लास्ट है इसमें, जब वस्तु आपने F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा हो, दिख रहा होगा। तो वही है, एक मुख्य अक्ष के समांतर है तो कहां से जाएगी, F2 से जाएगी, और एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा इस साइड को ये फैल रही है इधर को, तो ये यहां तो मिलेंगे नहीं, ऐसे जा रही है। तो ये अगर मैंने पीछे खींचूं तो ये ऐसे जा रही है, देखो डैश डैश करते हुए, और यहां पर मिल रही है। तो ये पहला लेंस के उसी ओर बनेगा, मतलब जहां पर आपने प्रतिबिंब रखा, जहां पर आपने वस्तु रखा है उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा,
बहुत बड़ा बनेगा, और तीसरा आभासी और सीधा बनेगा। तो सिर्फ ये एक कंडीशन है जहां पर जो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये है आपके पास उत्तल लेंस से किस प्रकार आप बना सकते हो सारी इमेज या प्रतिबिंब। अगला है अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। बड़ा सिंपल है, यहां पर दो ही होता है एक जब वस्तु अनंत पे रखी हो, और एक जब वस्तु किसी भी सीमित दूरी पर रखी हो। जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मतलब जो उत्तल दर्पण था उससे बन रहा था, तो यहाँ पे वो अवतल में होता है। देखो जब अनंत पर होगी तो किरणें ऐसे जाएंगी। अब क्योंकि ये जो लेंस है ये अपसारी लेंस है, तो ये अपसारित कर देगा, मतलब फैला देगा। अब ये फैलाएंगे तो यहाँ तो मिलेंगी नहीं, तो कहाँ को बनेगी, पीछे को। तो आप इसे खींचोगे तो ये F1 पर इमेज बनाएगी, मतलब F1 पर प्रतिबिंब बनाएगी। तो कैसा होगा, F1 पर लेंस की उसी ओर होगा, अत्यंत छोटा, बहुत छोटा होगा, आभासी और सीधा, क्योंकि जो डैश डैश करके बनता है हमेशा आभासी होगा, और जो आभासी होता है वो सीधा होता है। ये आपको मैंने बताया था पहले। दूसरा, जब वस्तु किसी भी सीमित दूरी पर हो, मतलब आप कहीं भी रख लो इसे, तो कंडीशन वही है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। अब क्योंकि अपसरित है तो ये बाहर को फैलाएगा इसे। अगर हम इसे पीछे खींचे तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। और दूसरा, प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो जहां पे मिल रही है वहां पे आपकी प्रतिबिंब बन रहा है या इमेज बन रही है। तो ये कैसा बनेगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, और आभासी और सीधा। आभासी क्यों, क्योंकि ये भी डैश डैश करके मिल रही है। तो ये है अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, आगे आपके पास है जो लेंस का सूत्र क्या होता है, और इसे इसका आवर्धन किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो कार्तीय चिन्ह प्रणाली है, बड़ा सिंपल है। आपको जैसा मैंने उसमें बताया था बिल्कुल वैसे ही है। मान लो ये आपके पास लेंस है, कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये आपके पास मुख्य अक्ष है। अब यहां पर इससे दाईं ओर जो जितनी भी आपके प्रतिबिंब बनेंगे हमेशा प्लस में लिखे जाएंगे, इसके बाईं ओर जो होंगे हमेशा माइनस में होंगे। समझ गई। इस लाइन से ऊपर को जो भी बनेगा वो हमेशा प्लस में होगा, और इस लाइन से नीचे जो बनेगा वो हमेशा माइनस में होगा। तो लिखा भी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमेशा फोकस इस साइड होता है उत्तल लेंस का। अवतल लेंस का क्योंकि आपने देखा होगा इस साइड होता है, क्योंकि डैश डैश करके मिल रहा था, तो ऋणात्मक होगा। और बिंब की जो दूरी होगी हमेशा वो भी ऋणात्मक होगी। सूत्र क्या होता है इसका, तो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपने दर्पण का किया था, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। जहां पर v प्रतिबिंब की दूरी होगी, u वस्तु की दूरी होगी, और f फोकस दूरी होगी। अगला आपके पास परिभाषा है, आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन का बड़ा सिंपल सा है, जैसा वहां पे था बिल्कुल वैसा ही है पे, यहाँ पर है। आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, हम आवर्धन बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, HI मतलब हाइट ऑफ आई इमेज, और HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनका जो अनुपात होगा उसी को क्या बोला जाएगा, आवर्धन बोला जाएगा। आवर्धन का मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। अगर एक से बड़ा है, अगर एक के बराबर है तो मतलब वस्तु के बराबर है। अगर एक से बड़ा होता है तो वस्तु से बड़ा होगा, और एक से छोटा होता है तो वस्तु से छोटा होगा जो भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जो m है वो आवर्धन होता है, HI प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO वस्तु की ऊंचाई, V प्रतिबिंब की दूरी, और U वस्तु की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको समझाया मैंने। अगर m एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, अगर एक के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान होगा। ये न्यूमेरिकल में काम आता है, ध्यान रखना। और अगर 0 और 1 के बीच में है तो छोटा होगा। m धनात्मक है तो सीधा और आभासी होता है, और अगर m ऋणात्मक आए तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ये बहुत काम आता है जब आप न्यूमेरिकल करोगे, मतलब जो गणित वाले प्रश्न इसमें आएंगे
अगर वो करोगे आप तो आपको समझ आएगा एम का कितना बड़ा योगदान है। उसके बाद आपके पास लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं हम लेंस की क्षमता। ये ध्यान रखना आपको, लेंस की क्षमता मतलब कोई भी लेंस किरणों को कितना अपसरित करता है या कितना अपसरित करता है उसे बोलते हैं हम लेंस की क्षमता। अर्थात क्या हुआ, तो लेंस जितनी अधिक किरणें प्रकाश किरणों को मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है। तो P बराबर होता है 1/f। आप इसे शॉर्ट में याद करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, फोकस दूरी के प्रतिलोम को आप इसे चाहो तो लिख लो, फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ये भी है, आप इसे याद रख सकते हो, क्योंकि P बराबर 1/f होता है। मतलब जो फोकस दूरी है इसका जो प्रतिलोम होगा उसी को क्या बोलते हैं हम, लेंस की क्षमता बोलते हैं। इसे हम P से दिखाते हैं। और F फोकस दूरी होती है, हमेशा याद रखना F हमेशा मीटर में होना चाहिए। जब भी इसमें आप न्यूमेरिकल करो तो आपको ध्यान ये रखना है F को किस में होना है, मीटर में होना चाहिए। इसका जो SI यूनिट होता है, SI मात्रक, वो होता है डायोप्टर। बहुत काम की चीज है डायोप्टर, क्या होता है पूछा जाता है। तो ये होता है लेंस की क्षमता का मात्रक और इसका प्रतीक होता है D। इट मींस एक डायोप्टर होता है 1 मीटर, 1 प्रति मीटर। अब एक बार आपके पास ये आता है कि एक डायोप्टर को आप परिभाषित कीजिए, तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है, उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। ये है, तो अगर एक डायोप्टर को अगर आपको परिभाषित करने के लिए आए तो ये होता है, ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये था आपके पास प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और आप इसके नोट्स बनाओ प्रॉपर। और जब भी हम इसके क्वेश्चन करेंगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप पढ़ रहे हो उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और रिवाइज करते चले जाओ। अगली वीडियो में हम बहुत जल्द इसके न्यूमेरिकल पे भी बात करेंगे ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए मिलते हैं, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।